हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का नया लेसन जो है आरंभिक मानव। ठीक है, आरंभिक मानव आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक किस तरह से लोगों ने भोजन उत्पादन शुरू करा। ठीक है, तो ये एक बच्चा है, ये इसने रेल यात्रा जब करी तो इसने बाहर देखा लोगों को। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें दिखा है तुषार की रेल यात्रा, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से उसने इधर उधर नज़ारा देखा तो वो मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान सब पीछे की ओर जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने कंधे में हाथ रखा और कहा कि पता है, लोगों ने 150 साल पहले ही रेल की यात्रा शुरू की है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए रफ्तार सवारियां नहीं थी तो वे कैसे यात्रा करते होंगे। क्या वे सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते होंगे। ठीक है, अब ये बच्चा कह रहा है कि जब इसने रेल यात्रा करी तो देखा कि कई जगह पेड़ पौधे हैं, वो हैं, कई चीज़ें पीछे को छूटती जा रही हैं। तो उसने सोचा कि, तो उसके चाचा ने कहा कि बहुत साल पहले रेलगाड़ियाँ नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्या लोग पहले से यात्रा नहीं करते होंगे, अगर करते होंगे तो कैसे करते होंगे। तो ये उसके मन में विचार आया। तो ये सोचने लगा कि क्या वो एक ही जगह सारे। तो इसका जवाब हमें इस लेसन में मिलेगा कि कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव आखेट संग्रहक था जो पहले शिकार करता था। आखेट संग्रहक मतलब शिकार करता था, वो कैसे भोजन उगाना उसने शुरू करा, भोजन का उत्पादन शुरू करा। ठीक है, तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट संग्रहक कहते हैं। जो लोग यहाँ 20 साल पहले रहते थे, अब उन्हें क्या कहा जाता है, हम आखेट खाद्य संग्राहक कहते हैं। क्योंकि वो भोजन करने के लिए क्या करते थे, आखेटक किया करते थे, शिकार किया करते थे, तो उन्हें आखेटक कहा जाता। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारकर उनका शिकार करते थे और अपना खाने का इंतजाम करते थे। नदियों से मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाओं को पकड़ते थे, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा करके अपने भोजन का इंतजाम वो लोग करते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता था, वो इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, इसका पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें जो है दूसरी जगह में जाना पड़ता था। ठीक है, और इसका अगला कारण है यह कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका एक और कारण जो है, तीसरा कारण फिर दिया है कि यह पेड़ पौधों, फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोगों को उस समय, हर समय तो उनमें फल नहीं मिलेंगे, हर समय तो पौधे फूल नहीं मिलेंगे खाने के लिए, इसलिए वो अलग अलग जगह में घूमते होंगे। और इसका एक अन्य कारण है चौथा, कि पानी के बिना किसी प्राणी या पौधे का जीवित रहना जो है संभव नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति पानी के बिना जीवित नहीं रह पाता। जिस स्थान पर उनको पानी मिलता है, या नदी के किनारे या झीलों के किनारे, ऐसी जगहों में ही वो लोग ज़्यादा बसते थे। ठीक है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी तो ऐसा होता था जो कभी सूखता नहीं था। कुछ झीलों और नदियों में पानी केवल बारिश में ही मिलता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविद जो होते थे, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्वविद जो इसकी जानकारी जुटाते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रहक में किया जाता था। ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका उपयोग जानवरों को मारने आखेटक संग्रह में किया जाता था। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। उसमें इसके लिए जो है लोगों ने हड्डियों के औजार भी बनाए हो सकते हैं, पत्थर के भी। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी जो है हमें मिले हैं, जो कि बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे।
और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हमें ये जानकारियाँ मिली? तो हमें उस टाइम के जो है कुछ औजार ऐसे मिले हैं जिनसे कि फल फूल को काटा जा सकता है, पत्थरों के औजार हैं, ठीक है, और हड्डियों के मांस काटने के लिए कैसे वो चाहिए वैसे औजार मिले हैं, और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या किया जाता था, ठीक है। इस तरह के हथियार भी उनसे पत्थर और उसके बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिखाए गए हैं। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये इस तरह की जड़ें जो खाते थे ना लोग पहले से, नीचे से जड़ों में जो चीज़ होती थी वो खाने के लिए इस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था। और जानवरों की खालों से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इस तरह के औजारों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये देखा जाए कि वो मानव जो है रहने की जगह कैसे निर्धारित करता था। तो मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक जो हैं रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ऐसी जगह वो लोग निर्धारित करते थे जो कि नदियों के किनारे होती थी। तो इसमें देखो, जो ये चित्र हैं, जो भी लाल वाले तीर दिखाए हैं, नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे बसे थे, हुंसी नदी के किनारे, कुन्नूल की गुफाएं, यहाँ जो है इंसान रहता था, ठीक है। ऐसी जगह में लोग रहते थे। नीले वाले जो हैं इनमें नवपाषाण काल में लोग बसे थे, ये इसमें दिखाए गए हैं। ये आप डायग्राम अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर भी उन्हें मिल सकें, ठीक है। शैल चित्रकला। शैल चित्रकला इससे हमें क्या पता चला? जो ऐसी चित्रकारी बनाई गई है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से भी मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। अब इसमें देखिए, ये एक जंगली जानवर दिखाया गया है, ये इसका आखेटक करता हुआ चित्र बनाया गया है, ठीक है। भीमबेटका ये जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से जो है राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ऐसी जगह ही क्यों चुनी होगी? बता सकते हैं आप लोग? तो इसलिए चुनी होगी क्योंकि इन जगहों में लोग सुरक्षित महसूस करते थे, जंगली जानवरों से बचते थे, बारिश से, धूप से बचते थे, है ना। इसलिए ऐसी गुफाओं में रहते थे, ठीक है। ये देखिए, ये गुफाएं बनी हैं इन जगहों में, यहाँ पे इन जगहों में भी लोग रहते थे, ठीक है। चलिए, पुरा स्थल। अब देखिए, पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर हमें इन वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वे वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपके अगले अध्यायों में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, आग की खोज। अब देखना है हमें आग की खोज किस तरह हुई, ठीक है। मानचित्र 2 में कुन्नूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आरंभिक लोग राख जलाना सीख गए थे। आग जलाना सीख गए होंगे तभी तो राख मिली होगी यहाँ। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, उजाले के लिए आग का इस्तेमाल करते होंगे, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए ये आग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है, मानचित्र 2 में हमें कुन्नूल की गुफाएं ढूंढनी है। कहाँ पे हैं कुन्नूल की गुफाएं? ये रही कुन्नूल की गुफाएं, ठीक है। ये रही कुन्नूल की गुफाएं, इस स्थान पे मिली हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो सबसे पहला जो काल आया वो पुरापाषाण काल आया। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को बताता है।
पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा उत्तर पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। ठीक है, जिस काल का हमें पर्यावरणविद बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इस औजार में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। ठीक है, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, इसके अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल का मतलब क्या होता होगा। ठीक है, कुछ स्थानों के नाम हमें दिए गए हैं। अगले अध्याय में आपको ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नाम के लिए नए नामों का प्रयोग करते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसे बदलती होगी, क्या होगी। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए और इतना समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।